हेलो स्टूडेंट्स, तो दिस इज योर एसएस मैम और बुलेट रिवीजन एनसीईआरटी में आज हम जिस टॉपिक को बुलेट की स्पीड से रिवीजन करने वाले हैं वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन का टॉपिक है, विच इज लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस क्या हुए हैं, क्या स्टैटिस्टिक्स हैं उसके, और क्या रीजंस हैं उस बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के, वो सब हम आज के इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। शुरू करें। चलो देखो, ये रही हमारी एनसीईआरटी बेस पढ़ेंगे एकदम। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो ये हैं कि हमारी बायोलॉजिकल वेल्थ डिक्लाइन हो रही है। हमें पता है बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे हैं, तो उसका रीजन उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि हमारे जितनी भी डाइवर्सिटी है वो सब लूज हो रही है, बहुत सारे स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो रही हैं। और इसका मेन रीजन क्या है? इसका मेन रीजन है भैया ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हमारे एक्सटिंक्ट हो गए हैं। एक एग्जाम्पल दे रखा है कि ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में ह्यूमंस के कारण, ह्यूमंस के कॉलोनाइजेशन के कारण 2000 से ज्यादा बर्ड्स का एक्सटिंक्शन हो गया। कहां पर? पैसिफिक, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में, ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड में 2000 बर्ड्स का एक्सटिंक्शन हो गया, ऑल बिकॉज ऑफ ह्यूमन कॉलोनाइजेशन। वापस आए? ठीक है। IUCN ने 2004 में एक लिस्ट निकाली। उस लिस्ट के अकॉर्डिंग 784 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है लास्ट 500 ईयर्स में। 500 ईयर्स में 784 स्पीशीज का एक्सटिंक्शन हुआ है, जिसमें से 338 वर्टिब्रेट्स की थी, 359 इनवर्टिब्रेट्स की थी, इनवर्टिब्रेट्स लिख देती हूं, और 81 बर्ड्स की थी। ये डेटा हमको याद करना है। क्या? वर्टिब्रेट्स के 338, इनवर्टिब्रेट्स के 359 और बर्ड्स के और 81 प्लांट्स, बर्ड्स नहीं प्लांट्स एक्सटिंक्ट हुए थे भाई। 81 प्लांट स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई। ठीक है। इसमें इन्होंने कुछ और एग्जाम्पल बता रखा है कि कुछ रीसेंट एक्सटिंक्शंस के नाम दे रखे हैं और उनका जगह बता रखी है। जैसे डोडो मॉरिशस से एक्सटिंक्ट हुआ, क्वागा अफ्रीका से, थाइलेसीन ऑस्ट्रेलिया से, स्टेलर सी काऊ रशिया से, और बाली जवान कैस्पियन, 3 सब स्पीशीज टाइगर की। अब इसको याद करने के लिए मेरे पास में एक निमोनिक है, वो मैं तुम लोगों से शेयर करती हूं। ठीक है। वो निमोनिक क्या है? मॉरिशस से डोडो एक्सटिंक्ट हुआ, मॉरिशस से डोडो एक्सटिंक्ट हुआ, अफ्रीका से क्वागा, ऑस्ट्रेलिया से थाइलेसीन, रशिया से स्टेलर सी काऊ। देखो, मुझे उस निमोनिक की बदौलत ये एग्जैक्ट अच्छे से याद है, तो मतलब तुम्हें भी हो सकता है। और 3 सब स्पीशीज टाइगर की वो अलग से याद करनी पड़ेगी भैया, बाली, जवान और कैस्पियन। ये 3 सब स्पीशीज थी। अब मैं इसका निमोनिक बताऊं तुमको। मॉरिशस से डोडो, माय डैड। अफ्रीका से क्वागा, आस्क्ड क्वेश्चंस। मेरे पापा ने क्वेश्चंस पूछे अबाउट बीच में लिख देते हैं। किस किस के बारे में? एक तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में पूछा। बचपन में ना पापा वो अपन वर्ड्स वाली अंताक्षरी नहीं खेलते थे क्या, कि जगह बताओ, स्टेट्स बताओ, कंट्रीज बताओ।
वही वाली कुछ अंताक्षरी चल रही है यहाँ पे। तो मेरे पापा ने मुझसे क्वेश्चंस पूछे हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, थाईलैंड के बारे में, थाईलैंड के बारे में, रशिया के बारे में और स्विट्जरलैंड के बारे में। My dad asked questions about Australia, Thailand, Russia और स्विट्जरलैंड। मैच कर लें। देखो, my dad मॉरिशस और डोडो, डोडो मॉरिशस, asked questions Africa, क्वागा, about Australia, Thailand, Australia, थाइलेसीन, रशिया, स्विट्जरलैंड, रशिया, स्टेलर सी काउ। हो गया? ये लीजिए भाई। एक और ट्रिक है, जो ट्रिक तुम्हें समझ में आए वो ट्रिक रख लेना। देखो, मॉरिशस और डोडो, ठीक है, इसको तो मैंने कैसे याद किया था, इसको अब इसमें ना उल्टा किया था मैंने, डॉम्स के नाम से। बचपन में क्या, अभी भी डॉम्स की पेंसिल आती है ना, तो डोडो का डो और मॉरिशस का एम और एस, डॉम्स। फिर अफ्रीका और क्वागा कैसे याद किया था मैंने, कि अफ्रीका में ए 2 बार ए आ रहा है और क्वागा में भी डबल ए आ रहा है, 2 बार ए आ रहा है। अच्छा, 2 बार ए ऑस्ट्रेलिया में भी आ रहा है, ठीक है, बट अफ्रीका और क्वागा, ऑस्ट्रेलिया और थाईलेसीन मैंने एटी से याद किया था, एटी जीसी वाले पेयर्स होते हैं ना वैसे। और रशिया में डबल एस यहां पे आ रहा है, स्टेलर सी का हो डबल एस यहां पे आ रहा है। तो बस अफ्रीका क्वागा में कंफ्यूज मत हो जाना कि ऑस्ट्रेलिया का क्वागा कर दो कि डबल ए था, वो यहाँ पे ए और टी ऐसे बॉन्डिंग है, इतना याद करना पड़ेगा। नहीं तो ये वाली ट्रिक ले लो, माय डैड आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, रशिया, स्विट्जरलैंड, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। क्लियर? समझ आया? ये थे कुछ रिसेंट एक्सटिंक्शन के एग्जाम्पल्स। और इसमें इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है, वो ये बोली है कि लास्ट 20 ईयर्स में 27 सब स्पीशीज मरी हैं, 500 सालों में 784, लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में 27, यानी कि बहुत ही फास्ट रेट पे एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला कि अब रिसेंटली कितने एक्सटिंक्शंस हैं, तो देखो टोटल 15,000 स्पीशीज को एक्सटिंक्शन का थ्रेट है, खतरा है, और उसमें से भी 12% ऑफ बर्ड्स, 23% ऑफ मैमल्स, 32% ऑफ एम्फीबियंस एंड 31% ऑफ जिम्नोस्पर्म्स, इनको सबसे ज्यादा खतरा है। क्लियर? ये हुआ? ठीक है। अब इन्होंने बताया यहां पर इस पूरे पैराग्राफ की क्या कहानी है, ये सुन लो, कि पहली बार नहीं हो रहा है ये एक्सटिंक्शन, पहले भी हो चुके हैं, ऐसे 5 एपिसोड्स हो चुके हैं मास एक्सटिंक्शन के, और अब जो हम फेस कर रहे हैं वो 6th एपिसोड है। बट इस 6th एपिसोड के साथ में एक प्रॉब्लम है। उस 6th एपिसोड के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बहुत ही ज्यादा फास्ट हो गया है, और आज की डेट में जो रेट चल रही है एक्सटिंक्शन की, अगर वही चलती रही तो अगले नेक्स्ट 100 सालों में सब खत्म हो जाएगा। कितने? हाफ ऑफ द स्पीशीज खत्म हो जाएंगे। समझ आया? ठीक है। अब नेक्स्ट कि यहां पर बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के कारण क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहला, प्लांट प्रोडक्शन डिक्रीज हो सकता है, फोटोसिंथेसिस नहीं मिलेगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, खाना नहीं मिलेगा, नंबर 1। नंबर 2, लोअर रेसिस्टेंस टू एनवायरमेंटल परम्यूटेशन सच एज ड्रॉट्स एंड फ्लड्स वगैरह। देखो, जब बहुत सारे स्पीशीज होते हैं तो हमारा एनवायरनमेंट स्टेबल होता है, स्टेबल इकोसिस्टम बनता है। अगर स्पीशीज वाइप आउट होते जाएंगे तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी घटती जाएगी, कम होती जाएगी। तो कोई भी आपदा आई, कोई भी बीमारी आई, कोई भी दिक्कत आई तो सब खत्म हो जाएगा, सब बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, तो उनके रेजिस्टेंस रिड्यूस हो गए हैं। नेक्स्ट चीज, इंक्रीज वेरिएबिलिटी इन सर्टेन इकोसिस्टम प्रोडक्ट्स सच एज प्लांट प्रोडक्टिविटी, वाटर यूज, पेस्ट एंड डिजीज साइकिल्स। इसका क्या मतलब हुआ
कि भैया जो भी हमारे इकोसिस्टम के प्रोसेस हैं अब वो स्टेबल नहीं है, अब वो प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं दे रहे, कहीं पे बहुत ज्यादा हो गया, कहीं पे बहुत कम हो गया, किसी सीजन में बहुत सारा प्लांट ग्रोथ हो गया, किसी सीजन में एकदम बर्बादी हो गई, ये ऐसे अनसर्टेनिटी आने लग जाएंगी। क्लियर? अब दूसरा आया कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। ऐसे क्या कारण हैं जिनके कारण बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे हैं? तो टोटल 4 कारण हैं, 4 मेजर कॉजेज हैं जिनको हम एविल क्वाड्रेट भी बोलते हैं, और उसमें से सबसे पहला है हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है। इसके कारण बहुत एक्सेसिव बायोडाइवर्सिटी लॉसेस हो रहे हैं। एग्जाम्पल दे रखा है कि जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट था, जो कि 14% ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो कि 14% कवर कर रहे थे पूरे अर्थ सरफेस को, अब वो 6% तक भी नहीं बचे हैं और ये बहुत तेज स्पीड से डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसमें इन्होंने बोला है कि हम जितनी देर में चैप्टर पढ़ना खत्म करेंगे उतनी देर में 1000 और हेक्टेयर रेन फॉरेस्ट का खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है अमेज़न रेन फॉरेस्ट के लिए, जो कि लंग्स ऑफ प्लैनेट है। क्वेश्चन आता है लंग्स ऑफ प्लैनेट कौन से हैं? वो इतने फास्ट स्पीड से कट हो रहे हैं सोयाबीन के कल्टीवेशन के कारण और बीफ कैटल्स को रेस करने के कारण। अगेन क्वेश्चन आता है कि अमेज़न रेन फॉरेस्ट को तुम क्यों कट कर रहे हो? सोयाबीन कल्टीवेशन के कारण और बीफ कैटल्स को रेस करने के लिए। क्लियर? इतना समझ आया? अब इसमें और चीज क्या बताइए कि जब फ्रैगमेंट्स में तुम कन्वर्ट करोगे तो ऑर्गेनिजम्स को बहुत ज्यादा अफेक्ट होगा, लेकिन ज्यादा अफेक्ट होगा कौन से ऑर्गेनिजम्स को? जिनको लार्ज टेरिटरीज चाहिए, जैसे कि एनिमल्स हो गए, मिग्रेटरी बर्ड्स हो गई। छोटा सा चूहा है निकल गया कोने में, पर शेर है उसको तो ज्यादा एरिया चाहिए, तुमने उसका जंगल बर्बाद कर दिया तो वो सच में मर जाएगा। समझ आया? नेक्स्ट, ओवर एक्सप्लॉइटेशन। ह्यूमंस की आदत है ओवर एक्सप्लॉइट करने की, इसी कारण सारी प्रॉब्लम हो रही है। हर समस्या का मेन कॉज रीजन यही है कि हमारी जरूरत हमारी ग्रीड में कन्वर्ट हो गई है। ग्रीड को क्या कहते हैं? लालच। लालच में कन्वर्ट हो गया है। क्लियर? ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं। ये क्या कह रहे हैं भाई साहब? इसमें इन्होंने बताया है कि बहुत सारे ओवर एक्सप्लॉइटेशन के कारण ही चीजें बर्बाद हुई हैं, जैसे कि स्टेलर सी काऊ, पैसेंजर पिजन, ये इसीलिए एक्सटिंक्ट हुए हैं क्योंकि हमने उनका एक्सप्लॉइटेशन किया है। अभी भी इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है, बहुत सारी मरीन फिशेज हैं जिसको हम पूरे वर्ल्ड में ओवर कल्टिवेशन कर रहे हैं, जिस कारण बहुत सारे इंपॉर्टेंट अदर स्पीशीज को हार्म हो रहा है। डन। तीसरा आया एलियन स्पीशीज इन्वेजन, कि कोई नई स्पीशी आ गई और उस स्पीशी के आने के कारण ये पुरानी वाली जो स्पीशी थी, वहां की जो नेटिव स्पीशी थी, वो बर्बाद हो गई। इसमें इन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, जैसे नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया लेक विक्टोरिया में, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, तो वहां पर 200 से ज्यादा किकलिड फिशेस का एक्सटिंक्शन हो गया। नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया अफ्रीका के अंदर, कौन सा? लेक विक्टोरिया, ईस्ट अफ्रीका के अंदर, तो वहां पर 200 से ज्यादा किकलिड फिशेस का एक्सटिंक्शन हो गया। एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने दे रखा है कैरेट ग्रास, पार्थेनियम, जो कि एज वीड आई थी इंडिया में जब इंपोर्ट हुआ था वीड। लेंटाना और वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है एलियन स्पीशीज इन्वेजन के। एक और चीज बता रखी है इन्होंने कि अभी रिसेंटली इलीगल इंट्रोडक्शन हो रहा है अफ्रीकन कैटफिश क्लैरियस गैरिपेनस का, जो कि हमारे इंडिजिनस कैटफिशेस के लिए बहुत नुकसानदायक है। अफ्रीकन कैटफिश तो हम ला रहे हैं इंडिया में, क्लैरियस गैरिपेनस, लेकिन इंडिया की जो नेटिव कैटफिशेस हैं वो बर्बाद हो रही हैं। और चौथा है को एक्सटिंक्शन, की जब एक ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होता है तो उसके साथ अटैच दूसरे ऑर्गेनिजम्स का भी एक्सटिंक्शन हो जाता है। जैसे एक होस्ट फिश एक्सटिंक्ट हुई तो उसके साथ जो भी पैरासिटिक फिशेस अटैच थी वो भी एक्सटिंक्ट हो गई। या प्लांट पॉलिनेशन जो अपन एग्जाम्पल पढ़ते हैं उसके अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स शो होते हैं, तो अगर वो प्लांट, युक्का प्लांट का अगर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, फिग ट्री और ब्लास्टोफेगा वैस्प का अगर हम एग्जाम्पल ले लें, तो अगर वैस्प मरा
तो फिग ट्री का पॉलिनेशन नहीं होगा, वो भी मर जाएगा। अगर फिग ट्री मरा तो ब्लास्टोफेगा वैस्प को बच्चे देने के लिए ओविपोजिशन साइट नहीं मिलेगी, वो भी मर जाएगा। तो ये चौथा है को एक्सटिंक्शन। ये समझ में आया? ये दोनों चीजें हमने पढ़े, हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, उसके बाद में को एक्सटिंक्शन, एलियन स्पीशीज इन्वेजन और ह्यूमन एक्सप्लॉयटेशन। Clear हुआ students? Okay, so with this I am ending today's lecture. We will meet in some other class with a new topic. Till then, thank you. Have a happy learning.